मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। पैट 2021 के लिए आज हम हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आए हैं। पहली क्लास में आपने स्वर को समझा है और आज हम समझेंगे किसे भाई, व्यंजन को समझेंगे। क्या है भाई, सबसे पहले बात करते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसे भाई, व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन क्या है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप बात करें कै, तो कै के साथ ए अपना बुल रहा, कै के साथ ए अपने आप बुल रहा है, मतलब कै स्वतंत्र अक्षर नहीं है, कै स्वर के साथ बुल रहा। और अधिकतर जितने भी व्यंजन हैं उनमें ए की ध्वनि अपने आप ही आती है जब हम किसे व्यंजन को बोलते हैं। तो व्यंजन क्या है भाई, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वही क्या है भाई, वही हमारे व्यंजन है। अब इनकी संख्या की बात करें, अगर व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितने हैं भाई, 33 है। व्यंजन की संख्या की बात करें तो कितनी है भाई, 33 है। कितने हैं, 33, जिनमें स्पर्शी हैं 25, अंतस्थ है 4 और ऊष्म है 4। स्पर्शी कितने हैं, 25 हैं, अंतस्थ कितने हैं, 4 हैं, ऊष्म कितने हैं, 4 हैं। कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे, यहीं से क्वेश्चन निकलना शुरू होता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। अगर बात करें अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4 है। बात करें ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये भी 4 है। ये भी कितने हैं, 4। तो 25 और 4 29 और 4 33, कुल मिलाकर 33 का हिसाब किताब ऐसे बना। अब बात समझो, 3 चीज़ बताई मैंने, एक बताई स्पर्शी, दूसरे बताए अंतस्थ और तीसरे बताए ऊष्म। स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म, 3 बातें बताई। अब स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है। अगर कभी आपके मन में ये ख्याल आए कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहा जाता है, तो भैया जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमारे मुंह का कोई भाग स्पर्श होता है, हमारे मुंह का जो है कोई भाग स्पर्श होता है, या हमारे जो है कोई भी, चाहे वो कंठ यूज हो रहा हो, मतलब कंठ का प्रयोग हो रहा हो, चाहे तालु का प्रयोग हो रहा हो, चाहे मूर्धा का प्रयोग हो रहा हो, चाहे दंत का प्रयोग हो रहा हो, चाहे ओष्ठ का प्रयोग हो रहा हो, अगर जिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमारा मुंह का किसी भाग का स्पर्श होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। वो क्या कहलाते हैं भैया, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ कौन से हैं, जो व्यंजन जब बोलते हैं तो अंदर के अंदर ही रह जाते हैं, अंदर के अंदर रह जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इनमें 2 व्यंजन तो ऐसे हैं जिन्हें बोलने में स्वर से भी कम का समय लगता है, इसीलिए उनको जो हम क्या कहते हैं भैया, उनको कहते हैं हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम, अर्ध स्वर भी कहते हैं, उन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। वो बताएंगे हम अर्ध स्वर कौन से, वो आगे सारा आपके सामने चिट्ठा खोल लेंगे इनका भैया। बात करें ऊष्म की, ऊष्म का मतलब क्या है कि जिन व्यंजनों को बोलने में गर्म हवा बाहर निकलती है, गर्म हवा बाहर निकलती है, तो वो व्यंजन कैसे कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। वो व्यंजन क्या कहलाते हैं, ऊष्म कहलाते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या हमारी कितनी है भैया, 4 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी हमारी कितनी है, यहाँ पर 4 है। ठीक है। शय, चाहे कोई सा भी शय है, तो अगर शय बोलोगे तो शय जब बोलते हो तो गर्म हवा बाहर निकलती है। बोल के देख लो शय, और हाथ सामने करके देखो अपने मुंह के, तो वो गर्म हवा एक बाहर निकलेगी। है, जैसे है कहोगे तो है में भी जो गर्म हवा है अंदर की, वो बाहर आ जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पर्शी व्यंजन। जो 25 व्यंजन है स्पर्शी, वो कौन कौन से हैं, जो 25 व्यंजन है स्पर्शी, वो कौन कौन से हैं। देखिए, ये 5 वर्ग हैं। ये कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं। ये कितने वर्ग हैं भैया, 5 वर्ग। और इन्हें क्या कहा जाता है, कचट तप। कचट तप
इन्हें क्या कहा जाता है? कचट तप। याद रखेंगे, कचट तप। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। क वर्ग में कौन कौन से हैं भैया? क वर्ग में व्यंजन कौन कौन से हैं? का, खा, गा, घ और यहाँ पर अंग है। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। और ट वर्ग में है ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में कौन सा है? त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में कौन से हैं? प, फ, ब, भ और मैं। देखिए अभी इनको छोड़ दो, ये अलग मैटर है, ये बताऊंगा क्या है, इनकी बात बाद में करेंगे। लेकिन अभी जो हमारे 25 जो स्पर्शी व्यंजन है उनकी बात कर रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25, मतलब 25 जो है हमारे क्या है? ये 25 स्पर्शी व्यंजन है। 25 कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन है। मतलब ये मुंह के किसी ना किसी भाग से, मुंह के किसी ना किसी भाग से स्पर्श करके बोले जाते हैं। चलिए भाई अब देखते हैं बोले कहाँ कहाँ से जाते हैं। देखिए इसके लिए आप याद रख सकते हैं KTM द। क्या याद रख सकते हैं? KTM द। यहाँ पर लिख दूँ KTM द, KTM द। के का मतलब क्या हो जाएगा? कंठ। देखिए के का मतलब हो जाएगा कंठ। कंठ मतलब ये जो कवर्ग है पूरा का पूरा वो गले से स्पर्श करके बोलता है। इसमें क्या है? हवा जो है वो गले को स्पर्श करती हुई बाहर आती है। टी से होता है तालु, टी से होता है भैया तालु। तालु जो च वर्ग है उसमें जो जितने भी च वर्ग के हमारे व्यंजन हैं अगर उन्हें बोलते हैं हम, तो जब च वर्ग के व्यंजनों को बोला जाता है तो ये तालु से हमारी जीभ जो है वो स्पर्श करती है। तालु से क्या? जीभ स्पर्श करती है। तालु से क्या करती है भैया? जीभ स्पर्श करती है। मैं से क्या हो गया? मूर्धा। मूर्धा। मैं से क्या हो गया भैया? मूर्धा। मूर्धा मतलब अगर हम टैवर को बोलेंगे तो हमारी जीभ जो है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। हमारी जीभ किसको स्पर्श करती है भैया? मूर्धा को स्पर्श करती है, ठीक है। फिर अगर तेवर की वो बात करें तो ये दंत। दंत मतलब दांतों से हमारी जीभ स्पर्श करेगी जब हम देवर को बोलेंगे, ठीक है जी। और अगर हम पैवर को बोलेंगे तो यहाँ पर ओष्ठ ओष्ठ दोनों मिलेंगे। देखिए जब कै बोलेंगे कै तो कहीं से भी आपको कोई स्पर्श नहीं होने की, जीभ कहीं से भी स्पर्श नहीं हो रही, केवल क्या है? हवा जो है, हवा है वो गले को स्पर्श करती हुई रगड़ती हुई चली आएगी। और ये कैवर के पांचों अक्षरों में इसी तरह से होना। चेवर की बात करें तो तालु। तालु क्या है? तालु कहाँ होता है ये भी बात समझ लो भैया। जैसे च बोलना, च जैसे च बोलते हैं तो जो जीभ है वो लपेटा मार के और ऊपर आ जाएगी, गले के बिल्कुल ऊपर जो है वो टक्कर मारती है। च तो जीभ अपने आप घूम जाएगी और वो जो है क्या है? जो तांतवा बोलते हैं ना, देसी भाषा में जो तांतवा बोलते हैं, तांतवे पर ये जीभ जाकर लगती है तो वो बोला जाता है तालु, ठीक है। मूर्धा की बात करें, अब मूर्धा क्या है? मूर्धा है भैया दांतों का ऊपर का जो कठोर भाग है, दांतों के ऊपर का जो कठोर भाग है वो कहलाता है मूर्धा। दांतों के ऊपर का कठोर भाग क्या कहलाता है? मूर्धा। जैसे ट बोलो तो टक्कर जो है वो जीभ की जो चोंच है वो जो दांत का जो ऊपर का हिस्सा है वहां पर अपने आप मारेगी टक्कर। ठ तो टक्कर अपना आप लग रही है किसकी? जीभ की अगले हिस्से की टक्कर जो है कहाँ पे लग रही है? मूर्धा पर। और मूर्धा कहाँ बताया मैंने? दांतों के ऊपर का जो कठोर भाग है, दांतों के ऊपर का जो कठोर भाग है वही क्या कहलाता है भैया? मूर्धा कहलाता है। बात करें तेवर की तो दंत से बोलता है जैसे तय। तुमने बोला तय, तय बोल के देखो अपना तय। जब तय बोलोगे तो तुम्हारी जो जीभ है, जो तुम्हारी जीभ है वो दांतों को स्पर्श करे बिना नहीं बोल सकती। जिनके बुढ़ापे में दांत नहीं रहते ना तो वो तय बोल ही नहीं पाते। ये तयवर पूरा ही खत्म हो जाए, उनकी हवा निकल जा, ठीक है। और जब हवा निकल जाएगी तो भैया तय नहीं बोलने का, थ भी नहीं बोलने का। जब थ बोल के देखो, थ बोल के देखो, द बोल के देखो, द बोलना तो तुम्हारे दांत अपने आप स्पर्श होंगे। दांत किससे? जीभ से स्पर्श होंगे। दांत किससे? जीभ से स्पर्श होंगे। चाहे तय बोल दो, चाहे थ बोल के देख लो, अपने आप बोल के देखो, द बोल के देख लो, ध बोल के देख लो, न बोल के देख लो। इन पांचों अक्षरों में जब भी आप कोई अक्षर बोल रहे होगे तो तुम्हारे जो दांत बिल्कुल स्पर्श कर रहे होंगे किसे? जीभ को। त, थ, द, ध, न। बात आई पैवर की तो ये बोलते हैं भैया ओठ से। जैसे आपको पै बोलना तो ऐसी किसी की आज तक हिम्मत ही नहीं हुई
कि वो पै बोल दे और उसके दोनों होठ जो हैं वो ना मिले। जब तक दोनों होठ नहीं मिलने के पै नहीं बोलने का ये गारंटी है। बोल के देख लो, दोनों होठ बिना मिलाए आप बोल के देखो भाई, बोल सकोगे कोई? अगर कोई बोल पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो भैया कि हाँ मैंने बोल दिया पै। ठीक है जी। फै बोल के देख लो, जब फै बोलोगे तो आपके दोनों होठ जो हैं वो बिल्कुल मिलेंगे, उनके बिना मिले तो काम बनने वाला है ही नहीं। बै देखो, मेरी होठ देख लो, बै बै, तो बै जब बोल रहे हैं हम तो अपने आप ही आपके क्या है, होठ मिल रहे हैं। भै 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 की बात कर रहे हैं तब भी अपने आप होठ मिल रहे हैं, और चाहे मैं की बात करें तो वो भी जो है अपने आप ही होठ मिल रहे हैं। देखें, कंठ में कोई दिक्कत नहीं है, दंत में कोई दिक्कत नहीं है, ओष्ठ में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी तुम्हें दिक्कत आएगी तालु में और मूर्धा में आएगी। तालु और मूर्धा में जो है तुम्हें दिक्कत आएगी, तो उसके लिए देखें एक बात समझ लें कि ये एक कमरा है हमारा, ठीक है भैया, और यहाँ पर जो हमने एक गेट लगा दिया, इसमें क्या लगा दिया, इसमें गेट लगा दिया एक, और यहाँ पर एक रोशनदान बना दिया इसमें, ठीक है। और भाई जैसा कोरोना चल रहा, तो कोरोना काल में बताया गया कि अगर हमन करवाया जावे तो शुद्धि हो जा, किसकी, वातावरण की शुद्धि हो जाए। तो यहाँ पे क्या हमने एक हवन करवा दिया भैया, क्या करवा दिया, हमन करवा दिया। क्या करवा दिया, ये हमन करवा दिया, ठीक है। तो ये हमन की हमने अग्निकुंड बना दिया हमन का, और इसमें सामग्री गिरवा दी बढ़िया सी। अब जब वो एंड हुआ, तो जब एंड होगा ना तो सभी जो हैं जितने भी वो हमन करने वाले फटाफट ये चाहे कि जल्दी जल्दी पीछे छूट जाए। बहुत देर होली भाई आग के सामने बैठे हुए, तो वो झोंक दें उसमें, आग में जो है क्या सामग्री झोंक दी उन्होंने। अब जैसी सामग्री झोंक दी तो वो आग तो बंद होगी और उसमें धुआं उठना शुरू हो गया। अब धुआं उठना शुरू हो गया, ठीक है जी, धुआं उठना शुरू हो गया। इसी बात को समझना, देखिए ये सारी चीज़ यहीं से निकलनी है। हमारा जो है, जो शरीर है हमारा, वो भी एक अग्निकुंडी है, वहीं से कम आ रहा। क्योंकि देखिए जब तक तुम्हारे अंदर हवा है तब तक काम चल रहा, और हवा भी कैसी, गर्म। जैसा आदमी मर जाना तो कहे भाई आग देखो भाई इसकी तो हवा लिगड़गी, हवा। जब तक हवा है तो मोटरसाइकिल का पहिया चल रहा, जब तक हवा है आपकी गाड़ी चल रही, पंचर हो गया, हवा निकल गई, काम खत्म। वही बात आदमी का भैया, आदमी की हवा निकली, आदमी का काम खत्म, ले जाओ इसे अब जाओ, ठीक है। ठंडा हो गया, ठंडा, जब तक गर्म है आदमी जब तक चल रहा, जब ठंडा हो गया मामला ख़राब हो लिया, मतलब उसका टाइम पूरा हो लिया भैया। तो आप बात समझने कि वो गर्म हवा जो अंदर से आ रही और इन अक्षरों को बुलवा रही है, उसका मसला क्या है। अब बात समझो, जब ये धुआं ऊपर गया तो धुआं ऐसा तो है नहीं कि धुआं निकला और ऐसा गेट मिला यहाँ को बढ़ लिया, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। नहीं है, ऐसा तो थोड़ा ना होता है कि भाई धुआं है वो डायरेक्ट जो है वो गेट में को भागेगा ना। पहले क्या करेगा, वो सीधा ऊपर को चलेगा, सीधा ऊपर जाएगा और कहाँ, छत में टकराएगा, छत में टकराएगा, ठीक है। उसके बाद वो मुड़ेगा और उसे जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ को निकलना शुरू करेगा। तो रास्ता सबसे पहले कहाँ मिलेगा, रोशनदान में को, तो रोशनदान में को मिलेगा और यहाँ से वो बाहर हो जाएगा। अब यहीं से बात समझो, तुम यहीं से बात समझो कैसे। देखिए जब यो हवा मतलब जो यो धुआं ऊपर की तरफ उठा, तो यो हिस्सा मान सकते हो आप अपना कंठ, क्या मान सकते हो, इसे मान सकते हो कंठ, गला। तो हवा जब अंदर से तुमने कोई अक्षर बोला, जब कोई अक्षर बोलोगे तो जो यो हवा है, जो गर्म हवा है, वो कंठ में आएगी। पहले सबसे पहले पेट से हवा निकलेगी और कहाँ आएगी भैया, गले पे आएगी। कहाँ पर आएगी, गले पे आएगी। कहाँ पर आएगी, गले पे आएगी, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो गले के बाद कहाँ टक्कर मारेगी, सीधी छत में। और हमारे मुंह की जो छत है, हमारी जो मुंह का अंदर का हिस्सा है, उसकी जो छत है वो क्या है, तालू। उसका क्या है, उसकी छत का क्या है, तालू। तो जो हमारे गले के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, जिसे हम तातुआ भी कहते हैं, वो है तालू। तो फिर जाएगा वहाँ पे। तो पहले कंठ का नंबर आता है, फिर आता है भैया तालू का नंबर। पहले आता है कंठ का नंबर, फिर आता है किसका, तालू का नंबर। पहले कंठ का और फिर तालू का। उसके बाद अब जैसे जो धुआं है, तो वो धुआं पहले दीवार तक पहुँचेगा, इसमें को तो बाद में आएगा। तो ये जो यो वाला हिस्सा है, ठीक है, जो यहाँ पे है बिल्कुल रोशनदान के ऊपर का हिस्सा है, वो है हमारा मूर्धा। रोशनदान के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा क्या है, वो मूर्धा। जैसा हमारे मुंह के जो बिल्कुल दांत है, बिल्कुल जो बाहर आ गया, तो दांत के बिल्कुल ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या कहला रहा तुम्हारा, मूर्धा। वो क्या कहला, मूर्धा। तो पहले कंठ है, फिर तालू है, उसके बाद मूर्धा है। और भाई जैसे ही मूर्धा पे आई बात, मूर्धा के बाद में तो दांत ही आ गया, अब तो बाहर ही आ गया, मतलब अब तो रोशनदान ही आ गया।
अब रोशनदान आया, अब रोशनदान आया तो मतलब यहाँ पे रोशनदान में तुमने सरिये लगवा रखे हैं और वो जो सरिये हैं वो तुम्हारे दांत हैं, तो उनसे टकरा हुआ पहले धुआं। तो पहला दंत की बात होगी और सबसे लास्ट में होठ से बात बाहर आ जाएगी। होठ से बात क्या है भैया, बाहर आ जाएगी। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। मैं समझ रहा अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई दंत कौन, मतलब जो है कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है, दंत कहाँ है, ओष्ठ। इन तीन में तो कोई दिक्कत होती नहीं किसी को भी। कंठ, दंत और ओष्ठ में तो कोई दिक्कत नहीं। हमेशा जो कन्फ्यूजन तुम्हें है वो तालु और मूर्धा में है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी कि आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए कि भाई जो है तुम्हारा तालु कहाँ है, तुम्हारा मूर्धा कहाँ है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम कि हमने इसी के साथ कुछ चीज़ें और लिखी, जैसे ए, आ और है और विसर्ग। ठीक है भैया। और यहाँ पे ई लिख दिया दोनों, और ये और से लिख दिया। यहाँ पे री, रे और से लिखा, यहाँ पर ले और से लिखा, और यहाँ पर दोनों ओ। ठीक है भैया। तो इन्हें समझते हैं। देखिए कै कबूतर, बात समझो। देखिए ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये अक्षर भी कंठ से बोलते हैं। ये जो चार अक्षर हैं ये भी किससे बोल रहे हैं, कंठ से। ये चार अक्षर किससे बोल रहे हैं, ये तालु से बोलते हैं। ये तीन अक्षर जो किससे बोलते हैं, मूर्धा से। ये दो अक्षर किससे बोलते हैं, दंत से बोलते हैं। और ये दो अक्षर किससे बोलते हैं, ओठ से बोलते हैं। इसका मतलब ये है, इसीलिए मैंने क्या है यहीं पे लिख दिया। कैसे भाई, अब बात समझो। देखो क्या है, कै कबूतर। ठीक है जी। कबूतर ने क्या करा, कबूतर ने कंठ में चोंच मारी अपनी। कबूतर को दिखाई दिया और तो कुछ मिला नहीं, वो आपके कंठ पे, आपके गले पे जो है उसने चोंच मारी। जैसे ही चोंच मारेगा कबूतर तो क्या निकला, आह। तो आह जो निकला तो ए, आ, है। और विसर्ग जो है वो किससे बोल रहे हैं भैया, वो बोल रहे हैं कंठ से। वो बोल रहे हैं किससे, कंठ से। ठीक है। अब आया चैन। ठीक है। अब देखें क्या है, छोटा बच्चा सबके घर में हुआ है। छोटा बच्चा जो बोलता नहीं, उसकी बात चल रही। जो बोलता नहीं है, अभी हल्का फुल्का बोलना शुरू करा, उसकी बात चल रही। तो वो क्या करेगा, जैसे उसे दूध चाहिए तो क्या ई, वो करेगा ई, वो क्या करेगा, ई करेगा। ई करेगा मतलब उसे कुछ चाहिए। अब उसकी माँ समझेगी भैया, उसकी माँ समझेगी और वो क्या देगी, छह चम्मच से उसे दूध पिलाओगी। 6 चम्मच से उसे दूध पिलाओगी। और जैसे ही दूध मिलेगा वो क्या होगा, यस। वो क्या होगा, यस। मतलब ये और से भी किससे बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। ई और ये और से भी किससे बोलते हैं भैया, तालु से बोलते हैं। उसके बाद आया मूर्धा की बात करते हैं। टे से होता है टमाटर। टे से होता है भैया टमाटर। और टमाटर कहाँ हुआ है, जंगल में। और जंगल में कौन हुआ है, ऋषि। ऋषि कहाँ, ऋषि जो है वो कहाँ पर होता है भैया, जंगल में होता है ऋषि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दंत की बात करते हैं। तय वर्ग के साथ किसे लेंगे हम, ले और से। देखिए थोड़ा सा ऐसा वैसा लगेगा आपको, लेकिन याद करना हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। तय तख्ती, जब हम छोटे थे, अब तो देखिए तख्ती खत्म ही होली, लेकिन जब हम छोटे थे हमने और आपने तो बहुत सारे बच्चों ने जो है तख्ती से काम किया होगा। तो तख्ती दो काम करे थी, एक तो लिखने का, और लड़ाई हो जावे तो मतलब लड़ाई में भी बढ़िया काम करे थी वो, सामने वाले को तोड़ने का। ठीक है। अब जैसे ही स्कूल में लड़ाई हुई और स्कूल से बाहर आए तो वो क्या कहा होगा, ले साले, ले साले, ले साले। तो मतलब ले और से भी किससे बोल रहा भैया, दंत से बोल रहा है। उसके बाद आया और। ठीक है जी। अब देखो पै से होता है पतंग। पै से क्या होता है भैया, पतंग। पै से क्या होता है, पतंग। अब पतंग उड़ा रखी है, और जब पतंग उड़ा रखी है, पतंग उड़ रही है और किसी ने वो काट दी, तो उनका ओह ओह। ठीक है। तो मतलब पै से पतंग, और ये जो है किससे बोलेगा भैया, ओठ से। दोनों ओ भी जो किससे बोलते हैं, ओठ से। अभी यहाँ पर और बात है भैया, ये बात करी हमने कि कौन सा अक्षर कहाँ से बोलता है, और कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है, दंत कहाँ है, ओष्ठ कहाँ है। अब उसके बाद जो है देखें, एक होता है अल्प प्राण। ठीक है। यहाँ पूरा लिख दिया मैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। ठीक है भैया। अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा। यो क्या मसला भैया, अल्प का मतलब है थोड़ा और महा का मतलब है ज़्यादा।
जिन्हें बोलने के लिए, जिन अक्षरों को बोलने के लिए अल्प प्राण की जरूरत पड़ती है, मतलब कम हवा की आवश्यकता पड़ती है, कम जोर लगाने की जरूरत पड़ती है, वो कहलाते हैं अल्प प्राण व्यंजन। और जिन्हें बोलने में ज़्यादा हवा की, ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, वो कहलाते हैं महाप्राण व्यंजन। तो जिसने भी ये जो है वर्णमाला डेवलप करी है, व्यवस्थित करी, बड़े ही सोच समझ के करी। देखिए, एक अल्प है, दूसरा महा है, एक अल्प है, दूसरा महा है, एक अल्प है, और फिर आगे क्रम ये बढ़ाना, अल्प महा, अल्प महा, अल्प महा। ठीक है, पहला अल्प है, दूसरा महा है, फिर अल्प है, फिर महा है, फिर अल्प है। ठीक है, अल्प पे शुरू है, अल्प पे खत्म है, पहला अल्प है, दूसरा महा, फिर अल्प, फिर महा। देखिए, पूरी की पूरी लाइन क्या है आपकी, अल्प प्राण है। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, महाप्राण है। ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, अल्प प्राण है। ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, महाप्राण है। ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, तुम्हारी अल्प प्राण है। ठीक है जी। अब देखिए, किसी कारण से अगर ये महाप्राण के अक्षर यो वाली लाइन और ये वाली लाइन सारी एक साथ लगा देते हैं, तो भाई बच्चों को बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, दम निकल जाता है उनका, दम निकल जाता है। इतनी इनमें प्राण वायु चाहिए, और हवा का ही खेल है भैया। हवा बचा लोगे अपने अंदर, तो मैं पहले बता चुका, जब तक तुम्हारे में हवा है तब तक तुम चल रहे, जिस दिन हवा निकल गई और ठंडे हो गए, मामला खराब हो गया। ठीक है जी। तो अल्प प्राण और महाप्राण की बात करें। ठीक है जी। अब देखिए, अल्प है कितने, अल्प जो है 3 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, अल्प से स्टार्ट करना, और जो है अल्प पे खत्म है। दूसरी बात, कई बार पेपर में जाकर कन्फ्यूजन पैदा होगा कि पहले भाई अल्प से स्टार्ट करें या महा से स्टार्ट करें। तो ध्यान रखो, अल्प में आया ए, तो पहले ए आता है, और महा में आया मैं या मैं आता है। पहले ए आ में ए आता है या मैं, तो सबको पता भैया ऐसे स्टार्ट है, तो ऐसे ही स्टार्ट करना, ऐसे ही स्टार्ट करना, किससे, ऐसे, और मैं बाद में चला गया। तो ये तो होगी अल्प प्राण और महाप्राण की बात। फिर होता है अघोष, अघोष, और फिर एक होता है सघोष। तो अघोष, अघोष, ठीक है जी, सघोष, सघोष और सघोष। घोष का मतलब वो है जिसमें कंपन होना। घोष का मतलब वो क्या होता है, कंपन होना। जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन हुआ है वो कहलाते हैं सघोष। जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन होता है वो कहलाते हैं सघोष, और जिनको बोलने में, जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं, अघोष। वे क्या कहलाते हैं भैया, अघोष। ठीक है जी। तो ये है अघोष, पहले 2, ठीक है जी, 2 लाइन, और ये बाद की 3 लाइन क्या है, सघोष। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि आपको पेपर में जाकर ये पता नहीं रहा कि पहले 2 अघोष थे या 3 अघोष थे। तो देखिए, पहले आया ए, ठीक है, ये तो वैसे पता हमें, और बाद में आया से। मतलब पहली बात तो स्टार्ट करना कि ऐसे स्टार्ट करना, ऐसे मतलब अघोष से स्टार्ट करना, और बाद में वाले हैं सघोष। लेकिन फिर दिक्कत आई कि पहले 2 थे या पहले 3 थे। अघोष में हमें कन्फ्यूजन हो गया पेपर में बैठ के कि पहली जो है 2 बार बताया था अघोष या 3 बार बताया था। तो पहले ये बताओ कि पहले 2 आता है या 3 आता है, पहले 2 आता है या 3, तो पहले 2 आवे। इसका मतलब अघोष है 2, अघोष है 2 और सघोष है 3। अघोष कितने हैं, 2, और सघोष कितने हैं, 3। अघोष कितने हैं, 2, और सघोष कितने हैं, 3। ठीक है जी। तो अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बनने हैं आपके। मतलब अगर यो चार्ट आ गया तो ये मान के चलो कि आपका जो है वर्णमाला का लगभग 70% क्वेश्चन यहाँ से बनता है। कैसे, उसने दिया च, वो दे देगा च, निम्न वो बताऊंगा च बता, लिखने के बाद में कह देगा बताओ ये अघोष है या सघोष, तो बता दो अघोष है। ठीक है, उसने लिख दिया जय, जय लिखने के बाद उसने पूछा ये अल्प प्राण है या महाप्राण, तो अल्प प्राण है। ठीक है, उसने पूछा ध बताओ सघोष है या अघोष, क्या है, सघोष है। क्या है, सघोष है। क्या है, सघोष है। अच्छा, वो यो भी पूछ सकता है कि यहाँ पे जो स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजनों में अघोष की कुल संख्या कितनी है। स्पर्शी व्यंजनों में जो 25 स्पर्शी व्यंजन है उनमें अघोष की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 5 और 5 10, और सघोष कितने होंगे, 15। सघोष कितने होंगे, 15। ठीक है, तो ये चार्ट याद करना बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना काम नहीं बनने वाला। नेक्स्ट देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। अब याद करने वाली बात है बस, च, छ, ज, झ, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, छ, छ, ज, झ। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ये रे लेव है, इसे याद रखेंगे 11 लव।
यार लव, ये, रे, ले, वे, ये 4 अक्षर हैं। कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है। ये अल्प प्राण है और सघोष है। ये सारे के सारे क्या हैं? अल्प प्राण है और सघोष है। ये भी ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी बताया अल्प प्राण महाप्राण 25 में कौन से हैं? तो अंतस्थ में ये सारे के सारे अल्प प्राण है और सारे के सारे सघोष हैं। अच्छा, यह और वह, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन चारों में से ही भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद हुआ है भाई, कि यह और वह में से कोई सा भी दे देगा और कह देगा निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है। अर्धस्वर, यह को भी अर्धस्वर कहा जाता है और वह को भी अर्धस्वर, मतलब चाहे तो यह ऑप्शन में दे दें या वह ऑप्शन में दे दो, दोनों ही क्या है? अर्धस्वर है। रे को लुंठित, लुंठित का मतलब जीव जो है लुढ़कती चली आवे, लट्टू की तरह लुढ़कती चली आओगी, रे लुंठित। और लय पार्श्विक व्यंजन होता है। लय क्या कहलाता है भैया? पार्श्विक। ठीक है, उसमें मैंने पहले बताया जैसे गर्म हवा अंदर से बाहर निकलती है, गर्म हवा अंदर से बाहर निकलती है, वो क्या कहलाते हैं तुम्हारे? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन में तीनों जो है स और है, ये सारे के सारे क्या है? ऊष्म व्यंजन है। और जो स है वो सारे के सारे स जो है अघोष है। सारे के सारे स क्या है? अघोष है। और है क्या है? सघोष है। क्या है? सघोष। और सारे ही चारों अक्षर जो ऊष्म व्यंजन के 4 अक्षर हैं, चारों ही अक्षर क्या है भाई? महाप्राण है। चारों ही अक्षर क्या है भैया? महाप्राण है। चारों ही अक्षर क्या है भैया? महाप्राण है। तो उसमें अघोष पहले 3 अक्षर, ये मतलब तीनों श अघोष है और है जो है सघोष है, और ये चारों अक्षर हमारे क्या है? महाप्राण है। बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो 4 संयुक्त व्यंजन है हमारे, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, ये 4 जो है हमारे संयुक्त व्यंजन है। पूछ लेगा, इनमें भी डायरेक्ट पूछ सकता है निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो एक तो इनमें से देगा, बाकी कोई भी दे दे। तो जो इनमें से आए उस पर टिक लगाना भैया। क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय जो है वो क्या है? वो संयुक्त व्यंजन है। कई बार इनका संधि विच्छेद भी पूछ लेगा कि ये जो है क्षय क्षत्रिय किससे बनना? तो कै प्लस क्षय से बनना। त्रय किससे बनना? तय और रै से बनना। ज्ञ ज्ञानी किससे बनना? जय और इया से बनना। श्रेय श्रमिक किससे बनना? क्षय और रै से बनना। तो इसका भी ध्यान रखना कि अगर वो संधि विच्छेद करके पूछ ले तो तुम बता सकते हो। द्विगुणी या उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं? द्विगुणी मतलब जो दोगले हैं या दोगले। दोगला आदमी देखा तुमने? कहीं कुछ बात करेगा, कहीं कुछ बात करेगा, सेम बात इनकी है। ठीक है, वैसे तो देखो डे और ढे हैं, वैसे तो डे और ढे हैं, लेकिन जय इनके नीचे लग गया ये नुक्ता लग गया इनका, नुक्ता। जैसा काजी और हाजी में वो नुक्ता लगाया ना, वही नुक्ता लग गया इनके। और जैसे नुक्ता लग गया ये अपना भैया वो दोगले है ना, तो अपना दोगलापना दिखाता है। कैसे? एक तो इनके द्विगुणी व्यंजन जो है ये डे और ढे के नीचे जो बिंदी से लगे हैं, पहली बात तो ये अल्प प्राण महाप्राण है और दोनों के दोनों संघर्षी है। ठीक है, दूसरी बात ये जो भी 2 अक्षर हैं जिनके नीचे बिंदी लगी, ये कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते भाई, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आते, ये शब्द के बीच में आवे। जैसे ये है भाई, अगर डगर लिखेंगे तो नीचे बिंदी नहीं लगाने गए, लेकिन अगर सड़क लिखेंगे तो नीचे बिंदी लगेगी। ध्यान आई बात? अगर डे आया स्टार्टिंग में तो बिंदी नहीं आने की, लेकिन डे अगर बीच में आया, मतलब बीच का मतलब पहले स्थान को छोड़ दे, केवल पहले स्थान को छोड़ के, चाहे बाद में भी आ रहा हो तब भी लगेगी। ठीक है, पहले स्थान पर अगर आ रहा तो बिंदी नहीं लगने के नीचे है, लेकिन पहले स्थान को छोड़ के कहीं भी आना हो तो बिंदी लगेगी। ठीक है, जैसे ढक्कन है तो कुछ नहीं लगना, जैसे ढक्कन है तो कुछ नहीं लगना, लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी भैया? बिंदी आ जाएगी। तो ये है दोगले। ये कैसे हैं? दोगले। तो ये हमने पूरा का पूरा आपको क्या बताया भाई? व्यंजन का ज्ञान दिया। आज व्यंजन का ज्ञान दिया। आपको ये ज्ञान कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमने है ठाना आपको है पैट पास कराना, उसके लिए आपको हमारे साथ रहना है बने हुए। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।